Friends, this is Karthik Bhardwaj. Now we are moving towards our final part 4 of 2016 ISRO electronics question paper, in which we are going to discuss about the last 20 questions from 61 to 80, question number 80, and further we will discuss about one more questions. I think question number 15, which have some doubts in previous lectures. So लेट अस बिगिन। दोस्तों हमें ये दिया हुआ है इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 61 में हम लोगों को दिया है कि ये एक पीआईडी है, एक कंट्रोलर आपका लगा हुआ है, इसके साथ जीएस फंक्शन के साथ लगा हुआ है, यूनिटी फीडबैक से जुड़ा हुआ है, और आपको इनकी पोजीशन, प्रोपोर्शनल, इंटीग्रेटर और डेरिवेटिव इन कांस्टेंट्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। दोस्तों तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है आप लोगों के सामने, मतलब यहाँ पर देखिए पहले इन दोनों फंक्शंस को क्या है, मैं सीधा कैस्केडेड फॉर्म में तो इनको क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर लूंगा इन फंक्शंस को। तो मुझे पीआईडी का पता होना चाहिए। पीआईडी का होता है केपी प्लस के डी एस प्लस के आई ओवर एस, है ना। तो दोस्तों पहले मुझे जो इस क्वेश्चन में दिया गया था, रूट जो है 10 पे दिया गया है, जाई की वैल्यू मुझे 0.8 दी गई है, ओमेगा एन नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 2 रेडियन पर सेकंड दी गई हुई है। तो वेल दोस्तों अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखते हैं इसकी। अब मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाता हूँ। ये जो है ये इसका जीसी फंक्शन है, 1 प्लस जी सी प्लस जी जी एस, मतलब जो भी आपका उसमें कैस्केडेड फॉर्म में है, तो 1 प्लस इस फंक्शन को परफॉर्म करूंगा और क्या करूंगा, मैं इसको पूरा सॉल्व कर लूंगा। मैंने यहाँ पे एकदम सॉल्व करके रख दिया है, तो आप लोगों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। आप सिंपली एक बार इसको इस तरह इसका वो कैलकुलेट कीजिएगा, जीएस कैलकुलेट कीजिएगा, मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वो कैलकुलेट कीजिएगा। तो ये 1 प्लस, अब जब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन बनेगी, और इस तरह आप इसको जो है इनके जो ऑर्डर्स हैं, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 6x प्लस 4 kd है, इस तरह आप इन सारे कोफिशिएंट्स को अरेंज कर लीजिएगा, है ना। दोस्तों जब आप अरेंज कर लेंगे फिर उसके बाद क्या होगा, अब आपको जो गिवन है, आपको क्या गिवन है दोस्तों, आपको एक रूट दिया हुआ है और बाकी जाई की वैल्यू दी हुई है, ओमेगा एन दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, ये समझना है थर्ड डिग्री इक्वेशन है, और हमको क्या है, इसको क्या है ना, जितनी भी हायर ऑर्डर डिग्री इक्वेशंस होती हैं तो क्या अनस्टेबिलिटी और नॉन लीनियरिटी को बनाती हैं, है ना। जैसे जैसे हम डिग्री उसका ऑर्डर बढ़ाते चले जाएंगे तो हम क्या करते हैं, जो भी हायर ऑर्डर सिस्टम है, मान लो एक 5 ऑर्डर का सिस्टम बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑर्डर और दो ऑर्डर के ले लूंगा, है ना। तो इसी तरह ये 3 ऑर्डर का सिस्टम है, तो मैं एक 1 ऑर्डर ले लूंगा और दूसरा ले लूंगा मैं सेकंड ऑर्डर सिस्टम ले लूंगा। दोस्तों तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम की इक्वेशन आप जानती हैं, है ना, क्या होती है, ओमेगा एन स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर प्लस 2 जाई ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ये वैल्यू होती है। उसको डाल के मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना दूंगा। दोस्तों अब जब मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना दूंगा तो क्या करूंगा, मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूंगा। जब मैं इनको कंपेयर करके निकालूंगा, जैसे 6x प्लस 4 kd है, इसको 13.2 के बराबर रखूंगा तो मेरे kd की वैल्यू आ जाएगी, है ना। यह यहाँ पर एक्चुअली क्या है, उसके बाद जो है अब उसको केपी की वैल्यू रख दूंगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर 1 प्लस 4 केपी इजकल टू यहाँ पर 36 है। अब ये क्या 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है, इन्होंने केपी की वैल्यू 8 रखी है सारे ऑप्शंस में ही, है ना। और ऐसे ही मैं के आई की वैल्यू निकाल लूंगा, तो फाइनली मुझे केडी, केपी और के आई की वैल्यू मिल जाएगी। दोस्तों तो ये मेरा यहाँ पर क्या है, मेरा उसका 1.8 आ रहा था, 10 आ रहा था, 8 आ रहा था, तो मेरा यहाँ पर फाइनल ऑप्शन यहाँ पर 1 रहेगा, ए रहेगा, है ना। दोस्तों तो फ्रेंड्स इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये कैसे करना है और पूरा सॉल्व करके मैंने अप्रोच किया है। आपको जरूरत लगे तो पॉज कीजिएगा और सॉल्यूशन इससे मैच कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। वेल अब क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमें एक ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, हमें बताना है लैग नेटवर्क है, लैग नेटवर्क है, लीड नेटवर्क है, लैग लीड नेटवर्क है या प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है। दोस्तों इक्वेशन देख के ही पता चल रहा है लीड या लैड इनमें से 2 होगा। अगर आपने इसके कंट्रोलर को, कंपनसेटर्स को पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा कि देखने में लीड या लैग के 2 की पॉसिबिलिटी बनती है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको उठा के देख लेते हैं एक बार। मैं इसको लेग के साथ चेक कर लेता हूं पहले, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, इसका ट्रांसफर फंक्शन को लिखा। लेग का ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, 1 प्लस एस टी ओवर 1 प्लस बीटा एस टी। अब यहाँ पे टाइम कांस्टेंट 0.5 है, बीटा टी इक्वल टू 1 है, तो बीटा इक्वल टू 2 हो गया। तो यहाँ पर मेरी बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो डेफिनेटली क्या होता है, लेग नेटवर्क में जो बीटा की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है, सो इट इज लैग नेटवर्क, है ना। तो इसका आंसर लैग नेटवर्क होगा। दोस्तों अब क्या करते हैं, मैं इसको लीड पे चेक करता हूं एक बार। तो लीड का जो ट्रांसफर फंक्शन होता है अल्फा 1 प्लस एस टी 1 प्लस अल्फा एस टी, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके देख रहा हूं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या रहा है, ये मेरा जो अल्फा है वो कायदे में ना ट्रांसफर फंक्शन गौर से देखोगे तो आपको लगेगा ये 1 आना चाहिए। एक्चुअली अल्फा किसके बराबर होना चाहिए, मेरा 1 के बराबर होना चाहिए, है ना। और अल्फा मेरा यहाँ पर 1 के बराबर होना चाहिए,
तो क्या होगा, मेरा जो टाइम कांस्टेंट है वो अलग हो जाएगा, मतलब टी की यहाँ पर दो वैल्यू आ जाएंगी, यहाँ अल्फा एस टी इजकल टू यहाँ पर जो है 1 है ना, यहाँ पे 0.5 है, अल्फा टी इजकल टू 0.5 है, यहाँ अल्फा की वैल्यू 1 रख देंगे, तो मतलब टी की दो अलग अलग वैल्यू आ रही है, तो पॉसिबल नहीं है, ये थोड़ा मिसलीड कर रहा है। तो ये अप्रोच हम यहीं छोड़ देंगे दोस्तों। जब हम कभी भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, तो हमें क्या है, कम से कम टाइम में जल्दी से जल्दी आंसर निकालना होता है, तो हम हिट एंड ट्रायल और सारे मेथड्स लगा देते हैं अपने पास जितना भी नॉलेज होती है। तो दोस्तों यही एक तरीका था, मैंने इसको देखते ही इसको अप्रोच किया कि ये लीड हो सकता है, लैग नेटवर्क हो सकता है। मैंने लैग में फिट किया क्योंकि लैग की पॉसिबिलिटी मुझे ज्यादा लग रही थी। फिर उसके बाद मैंने लीड के साथ चेक कर दिया, लीड में कहीं मेरा फिट नहीं बैठ रहा था, लैग की वैल्यू मुझे बीटा इक्वल टू 2 आ गई, तो बीटा की वैल्यू मेरी ग्रेटर देन 1 होती है, दैट इज वाई। यहाँ अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होती है, तो यहाँ पे वो बन ही नहीं रही थी सिचुएशन, है ना, कंपेरेटिवली वेल। सॉल्यूशन नंबर 63 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन नंबर 63 में आपको क्या है, क्वेश्चन पूछा गया था कि आप एक इलेक्ट्रॉन है जो है -15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कूद के आया है, -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गया है, तो आपको बताना है कि एनर्जी कितनी है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो है आपको पता होना चाहिए, ये जो है हायर एनर्जी स्टेट है, और ये क्या है, सॉरी ये जो है लोअर एनर्जी स्टेट है, और ये नहीं दोस्तों इसकी जो है -5 जो है हायर एनर्जी स्टेट है, और ये लोअर स्टेट है -15। तो क्या होगा कि ये जो है इसको जो इसकी एनर्जी निकाल लोगे, चेंज इन एनर्जी -5 इक्वल टू माइनस हायर एनर्जी स्टेट माइनस लोअर एनर्जी स्टेट की एनर्जी अप्लाई कर लो, 10 वोल्ट आ जाएगा। 10 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट को रख दोगे फॉर्मूला E इक्वल टू 1.24 ओवर लैम्डा, लैम्डा इन माइक्रोमीटर्स, उसमें रख दोगे वैल्यू, तो आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, है ना। ये 1.24 10⁻⁻6 1240 एंगस्ट्रॉम, सीधा सीधा आंसर आ रहा है इसका। तो इसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी थी, सीधा आंसर आ रहा था, है ना। इनफैक्ट ये क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे जल्दी से कराते हैं, जल्दी से हमारा क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट कराते हैं। दोस्तों अगला हम लोग क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 पे। आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर पावर थ्योरम दी गई है, और आपको नीचे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो आपको पता ही है कि क्या होता है, अगर मेरे नेटवर्क का रेजिस्टेंस जो है लोड रेजिस्टेंस के बराबर, तो पावर मेरी मैक्सिमम रहेगी। ये सीधी सीधी डेफिनेशन है। अब देखो इन्होंने क्या किया, इसमें आधा बोला है, किसी में ट्वाइस बोला है। हाँ दोस्तों यहाँ पर देखो वोल्टेज टर्मिनल बोला है, यहाँ पे जरूर देखना वोल्टेज टर्मिनल, नहीं दोस्तों हम लोग क्या है, लोड टर्मिनल को देखते हैं। जो हमारा रेजिस्टेंस होता है ना, वो इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब वो सारा जो सिस्टम है उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो लोड रेजिस्टेंस के बराबर होता है। तो यहाँ पे मेरा 64 का ऑप्शन डी रहेगा, लिखा है मैंने, वेल हाँ 64 का डी ही रहेगा, है ना। एंड नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू 65। अब यहाँ पर दोस्तों मेरे को पूछा गया है कि डायनेमिक रेजिस्टेंस है। डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है, डायनेमिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ईटा वीटी ओवर आईएफ, यानी फॉरवर्ड करंट के बराबर होता है। तो अब ईटा वीटी को, अब वीटी आप निकाल ही लो, ईटा की आपको पता है ये कांस्टेंट है, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम के केस में अलग अलग है, ये 1 है 2 है ना। तो सिलिकॉन के केस में 2 है और जर्मेनियम के केस में 1 है। वेल अब वी आर टॉकिंग अबाउट वीटी, वीटी इज इक्वल टू क्या है, टी ओवर 1160 यानी 11600। तो इसको क्या होगा, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका वो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या है, आर डी इक्वल टू ईटा वीटी ओवर आई एफ। अब यहाँ पे डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या है, ईटा ईटी वीटी को मैंने तोड़ दिया, इसकी जो इक्विवेलेंट वैल्यू होती है उसमें तोड़ा है, तो साफ साफ पता चल रहा है मेरे को कि यहाँ पर देखो टी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है आर डी के, है ना। तो यहाँ पे देखो इसका जो है जो भी आंसर है, ये मेरा आंसर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसकी तरफ बढ़ते हैं। मेरे को एक ईएम वेव दी हुई है ना, लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड मेरा ई की वैल्यू दी हुई है, मेरे को परमिटिविटी दी हुई है, मैग्नीट्यूड ऑफ टाइम एवरेज पावर डेंसिटी, एवरेज पावर डेंसिटी उसका निकालने के लिए आपको बोला है दोस्तों। सीधा सीधा है, एनर्जी 2 ई आर है, पी एवरेज इक्वल टू 1 बाई ई स्क्वायर ओवर ईटा, ईटा की वैल्यू तुम्हें पता है 120 पाई ओवर अंडर रूट ई आर होता है, ई आर की वैल्यू 4 थी तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो इसको जब तुम सॉल्व करके 30 पाई आ जाएगा, सीधा सीधा ऑप्शन आपका 1 बन जाएगा, यहाँ पर ए बन रहा है, ठीक है ना दोस्तों। ये ईएमटी का क्वेश्चन था। दूसरा ईएमटी का क्वेश्चन ये था कि आपका एक चार्ज है, ये यार ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, ये इसका मैंने 3-4 जगह दिखा हुआ है मिरर चार्ज कॉन्सेप्ट पे। तो ये एक चार्ज है, इसको क्या है, इन्फिनिटली ग्राउंडेड मेटल प्लेट है जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन है, उसको आप ग्राउंड कर दीजिएगा, एक मेटल प्लेट है। अब आपसे पूछा है कि उसके ऊपर जो है फोर्स क्या होगी दोस्तों। तो ये देखो मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया आप लोगों को समझाने के लिए। ये मेरी इन्फिनिटली मेटल प्लेट है, ग्राउंडेड हो रही है मेरी, यहाँ से क्यू पे डिस्टेंस पे, डी डिस्टेंस पे क्यू चार्ज रखा हुआ है दोस्तों। क्या होता है ये ईएमटी का एक कंसेप्ट है कि यहाँ पे क्या है ना, एक ब्लड चार्ज क्रिएट कर देता है उतनी डिस्टेंस पे नीचे की तरफ, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इससे पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जाती है, नेगेटिव चार्ज पे क्रिएट करेगा। तो इसका जो है एक्चुअली क्या है ना, ये इसका
नॉर्मल कंपोनेंट रहता है, दूसरा जो इसका कंपोनेंट होता है वो 0 हो जाता है ना। तो वो जो है, तो इसीलिए इसको सिंपली निकाल सकते हो, डिस्टेंस को 2D हो जाएगा। अब आप अपने आप निकाल दोगे तो ये हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल टुवर्ड्स द प्लेट हो जाएगा, है ना। इसमें बस समझना यही था टुवर्ड्स द प्लेट है या अवे फ्रॉम द प्लेट्स है, तो ये टुवर्ड्स द प्लेट आएगा आंसर, है ना। और बाकी तो तुमने सीधा सीधा फॉर्मूले में रखना है फोर्स का, आपको पता ही होगा कि फोर्स इक्वल टू चार्ज 1 इंटू चार्ज 2 अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर की जगह यहाँ पे मेरे को डिस्टेंस दिया डी में दिया हुआ है, अब यहाँ पे मेरा 2D हो जाएगा, इन दोनों के बीच में मैं चार्ज देखूंगा, फोर्स देखूंगा। तो दिस इज ऑल अबाउट माई question number 67. Now we are moving towards the question number 68. Now in question number 68 we are going to be discuss about the conductivity. We have given that 10 to the minus 2 and permittivity is 4. फ्रीक्वेंसी मुझे पूछा गया है जिसमें डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट बराबर होंगे। सीधा सीधा फॉर्मूला दोस्तों इसका इस्तेमाल कीजिए, F इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब इनकी वैल्यूज आप यार सीधा सीधा रख दीजिएगा। तो दोस्तों मुझे एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए याद रखना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मुझे याद है 9 × 10⁹ होती है। तो मैंने इसको सीधा सीधा इसको 4 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड करा, इसकी वैल्यू मैंने सीधी ऊपर रख दी नीचे फिर 2 दूनी 4, है ना। और वो जो है इसके 9 × 10⁹ हो गया, 2 ऊपर पहुंच गया फिर, है ना। ये 2 हो जाएगा, जब काटा कुटी मचाओगे तो 45 मेगाहर्ट्ज आ जाएगा। दोस्तों आप कर लीजिएगा, इतना डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, इजी कैलकुलेशन है यहाँ से। वेल क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों को एक सिस्टम दिया गया है जिसके अंदर 14 पोल हैं, 2 जीरो हैं। आपको मैं बता दूं जो पोल होते हैं वो डिके देते हैं, मतलब स्लोप को डाउनवर्ड की उसमें डिक्रीजिंग फॉर्म में डिके देते हैं -20 dB पर, है ना, पर पोल या पर वो जो भी है -20 है। और ये जो है जो हमारे जीरोज होते हैं 20 dB राइज देते हैं। तो अब आप लगा लो 14 पोल हैं और 2 जीरोज हैं, 14 दूनी 14 2 28, तो 28 dB डिके दे रहे हैं। किसकी वजह से दे रहे हैं? पोल्स की वजह से। जीरो मेरे 2 हैं, वो राइज देंगे 20 दूनी 40 का। तो आपको नेट इफेक्ट निकाल लो इसका, -20 to 40 dB पर डिके हो जाएगा आपका। तो ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसके अंदर हो जाएगी। तो इसका क्या रहा है, बी आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 17। इट इज गिवन दैट वी हैव अ बैंडविड्थ दैट एंड 1 मिलीवोल्ट मेरे को ये दिया हुआ है इसका इनपुट, और फिर उसके बाद रिसीविंग ट्रांसमीटर में इतना लॉस दिया गया है दोस्तों। अब आपको क्या है, इफेक्टिव पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी नॉइस की दी हुई है 1 साइडेड है। प्लीज रिमेंबर दैट 1 साइडेड क्या N0/2 लेते हैं, ये दी हुई है मेरे पास 10⁻⁻20 वाट दी हुई है। मुझे सिग्नल टू नॉइस रेशियो पूछा है दोस्तों। अब उसके लिए क्या करूंगा, सबसे पहले मैं जो है इसके लॉसेस काउंट करूंगा। पिन मेरे को 1 मेगावाट दी है, अब मैं मिलीवाट को जो है क्या उसको मैं कन्वर्ट करना पड़ेगा, मुझे क्या डीबी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डीबी में तो आप कन्वर्ट कर ही सकते हैं। डीबी में करने के लिए क्या होगा, 1 × -10 log और ये है 10 log और ये पी की वैल्यू ये होता है। इसको कन्वर्ट कर, नीचे लिखा हुआ शायद मैंने कहीं नहीं लिखा, हाँ ये लिखा है ना। अगर पावर के केस में मुझे इसमें कन्वर्ट करना है, डीबी के अंदर करना है, तो 10 log 10⁻⁻, मतलब जो भी यहाँ पे गेन हो ये है। तो यहाँ 1 मिलीवोल्ट है, मिलीवोल्ट 10⁻³ है ना। तो -3 आगे आ जाएगा तो 30 dB हो जाएगा ये। तो बैंडविड्थ मेरे को इतना दिया हुआ है, लॉस 40 dB दिए हुए हैं। अब मेरे को N0 इतने दिया हुआ है दोस्तों। अब मुझे देखो प्रॉपर लॉस क्या आएगा, टोटल लॉस क्या आएगा, मतलब आउटपुट में मैं अगर पावर को कैलकुलेट करूंगा, लॉस की वजह से 40 dB है, इसकी -30 dB है ना। तो कितना हो गया, -70 dB हो गया दोनों को, है ना। लॉसेस माइनस ही हो रहे हैं ना, पावर माइनस में रहेगी। तो उसके बाद क्या है, आउटपुट पावर नॉइज देखनी है मुझे। N0 इज इक्वल टू, अब बैंडविड्थ की जो है दोनों तरफ साइडेड की बैंडविड्थ है ना, और पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी 1 साइडेड है, N0/2 है, 2 × 2 क्रॉस हो जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसको फिर डीबी में कन्वर्ट कर दो बस सिंपली। आउटपुट पे जो आपकी ये इनपुट रही है वैल्यू वो जो है आउटपुट पे जो ये वैल्यू रही है माइनस ये जो लॉसेस वाला रहा था पी आउट में, ये माइनस ये आउटपुट पावर नॉइज को निकाल लेंगे आप, तो सीधी सीधी वैल्यू आपकी 50 dB बन के आ जाएगी, है ना। तो दिस इज ऑप्शन ए अगेन 50 dB। नाउ 518050 रीसेट लाइन हाई है, प्रोग्राम पॉइंटर प्रोग्राम की किस कंस्ट्रक्शन में जाएगा, सीधा सीधा इसका आंसर है दोस्तों इंटरनल कोड मेमोरी। 80851 के बारे में पता है तो ठीक है, नहीं पता तो चलो कोई नहीं, से छोड़ा जा सकता है। पहले अगला क्वेश्चन आपका माइक्रो प्रोसेसर से है। आपको ये 2 वैल्यूज दिए हैं, मूव ए 9C, मतलब एक्यूमुलेटर के अंदर डाल दो 9C को डाल दो, फिर उसके बाद है ऐड A 64H को डाल दो उसके अंदर,
है ना, तो मतलब 90C है, प्लस करो ये 64H को, है ना। सिंपली मेरे को 9C है, मैंने 64H को इसमें ऐड कर दिया है एक्यूमुलेटर में, तो मेरे को सीधी सीधी वैल्यू ऐड की है मैंने, तो ये 000 आ रहा है दोस्तों। यार देखो मेरा सारा 0 आ रहा है ना, तो मेरा क्या हो जाएगा, 0 फ्लैग मेरा यहाँ पे कैरी, एक तो कैरी जनरेट हो रहा है तो 1 हो जाएगा। ऑक्सिलरी कैरी क्योंकि यहाँ से 4 बिट के बाद ये वो ट्रांसफर हो रहा है 5वें बिट पे 0, तो ऑक्सिलरी कैरी मेरी 1 हो जाएगी। पी मेरा यहाँ पे 0 रहेगा। एक्चुअली 8051 के अंदर क्या होता है, अगर ऑड नंबर ऑफ 1 होती है रिजल्टेंट के अंदर, तो उसकी पी की वैल्यू 1 होती है ना। ये जो पी की वैल्यू 1 होती है, लेकिन यहाँ पे 0 ही है, ऑड है ही नहीं, है ना, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 रहेगी दोस्तों। सो क्या हो गया मेरा, कैरी 1 ऑक्सिलरी कैरी 1 P0। अब देख लो ऑप्शन के अंदर देखो P0 कैरी 1 ऑक्सिलरी कैरी 1 P0, देन दिस इज आई थिंक बी, दिस इज बी, एम आई राइट? ओके, मैं लिखना भूल गया हूँ, आप लिख लीजिए। कैरी 1 है, ऑक्सिलरी कैरी 1 है, P0 है। कैरी 1 है, ऑक्सिलरी कैरी 1 P0, द आंसर विल बी बी। वेल दोस्तों, इसका देखो ये डी भी हो सकता था अगर P1, लेकिन ऑड नंबर ऑफ 1 होने चाहिए थे उसके अंदर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 यार मक्स है, सीधा सीधा मक्स है ये एग्जॉस्ट का। अगर आपने मक्स देखोगे तो पता होगा मक्स के बारे में, तो सीधा सीधा आप एक बार में देख के बता सकते हो एग्जॉरिंग है हो रही है। यहाँ पे जो 1 है तो ये क्या है, एग्जॉरिंग फंक्शन है, तो ये एक्सॉर बी होगा। यहाँ से एक्सॉर बी है यहाँ पे, फिर इसके साथ एक्सॉरिंग हो जाएगी सी के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, ए एक्सॉर बी, और इसके साथ एक्सॉरिंग हो जाएगी सी के साथ, तो ये हो जाएगा ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, है ना। अब उसका जो फंक्शन होता है वो आपको पता ही है, मैंने बताया था, मैंने डिजिटल के लेक्चर्स में भी आप लोगों को बोला था कि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसका ध्यान रखना दोस्तों। तो इसका जो है ए बी बार सी बार, ए बार बी सी बार प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बी सी, है ना, ये इसका फंक्शन होता है एक्सॉरिंग का, है ना, 3 इनपुट में दोस्तों। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलते हैं। आपको ये दिया हुआ है HFE मतलब बीटा दिया हुआ है यहाँ पर, तो बीटा यहाँ पे 100 दिया हुआ है। जब यहाँ पे 100 दिया हुआ है तो यहाँ जो करंट आएगा बीटा प्लस 1 आएगा, तो यानी 101 आ जाएगा। फिर इसका बीटा 100 है, तो यहाँ पर जो आउटपुट होगा वो 100 इंटू बीटा प्लस 1 होगा। यहाँ पे जो इनपुट जाएगा बीटा यानी 101 प्लस इंटू 101 जाएगा, 100 इंटू 101 जाएगा। यहाँ पर देखो मैंने इसको डायग्राम में बताने की कोशिश की है। यहाँ पे मेरा बीटा 100 है, यहाँ पे बीटा प्लस 1 जाएगा, IB के साथ करंट जाएगा, और यहाँ पे जाएगा बीटा 2 और मतलब यहाँ पे बीटा प्लस 1, तो यहाँ पे तो 100 प्लस 1 101 हो गया इंटू 100, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 10100, है ना, तो आंसर विल बी सी। यहाँ पे आंसर मेरा सी हो जाएगा दोस्तों। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द ट्रांजिएंट की तरफ दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि आपको पता ही होगा कि DC है, और अगर टाइम t=0 पहले मैंने स्विच नहीं लगाया है, तो स्टेडी स्टेट में क्या होगा, ये मेरे क्या होंगे, ओपन सर्किट होंगे, क्योंकि क्या है मेरा कैपेसिटर उसको अलाउड नहीं करता है, DC को ब्लॉक कर देता है ना। तो यहाँ पर ये ओपन सर्किट हो जाएंगे, दोनों के दोनों ओपन सर्किट हो जाएंगे, तो सारा का सारा करंट क्या है, और ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा मेरा, है ना। क्या है, ये DC को अलाउड, ये जो है शॉर्ट सर्किट हो जाता है DC के केस में, ये इंडक्टर मेरा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं पूरा करंट निकालूंगा, तो इसमें आ जाएगा 2, क्योंकि अब ये वाली चीज तो हट गई है, ये दोनों ये सीरीज में आ जाएंगे, 4 2 6 6/6 I1 मेरा हो जाएगा 1, यानी जस्ट 0 से पहले मेरी जो करंट की वैल्यू हो जाएगी वो 1 हो जाएगी दोस्तों। अब दोस्तों चलिए मैं सॉल्यूशन ही खोल देता हूँ इसका, है ना। अब ये जो है करंट इनकी इस तरह की वो होगी, है ना, ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया मेरा इंडक्टर, ये दोनों मेरे खुल गए, ओपन सर्किट हो गए, है ना, और फिर 4 वोल्ट है। अब क्या है मेरा जो है, अब क्या है, जैसे मैं इसके अंदर इसको मैं उसका की बटन दबाऊंगा, यहाँ पे मैं बनाना भूल गया, यहाँ पर जैसे मैं इसकी की दबाऊंगा तो क्या होगा, वो सडन चेंज इन करंट अलाउ नहीं करेगा इंडक्टर में यहाँ पे। तो वो क्या करेगा, खुद पे खुद अगर कम भी हो रहा है ना, वो खुद पे खुद 1 वोल्ट का सोर्स बन जाएगा, यहाँ पर 1 एम्पियर का, सॉरी 1 एम्पियर का सोर्स बन जाएगा। तो लेट्स सी, यहाँ पर वोल्टेज है मेरा अक्रॉस 0.5, सॉरी यहाँ पर जो 0 इंडक्टर के थ्रू जो करंट है वो 1 एम्पियर ही रहेगा उसके बाद भी। हम वोल्टेज ले रहे हैं 0.5 हो रहा है, 0.5 फैराड हो रहा है यहाँ पे V01 में, है ना। तो इसके अक्रॉस में वोल्टेज डिवीजन लॉ लगा के निकाल लूंगा, 0.5 डिवाइडेड प्लस 1.54, क्योंकि यहाँ पे देखो 4 वोल्ट करंट बन रहा है ना, यहाँ पे अगर मेरा 1 एम्पियर करंट जा रहा है तो यहाँ पे वोल्टेज कितने होंगे, 4 एम्पियर होंगे, है ना, 4 इंटू वो, क्योंकि सडन चेंज अलाउड नहीं करेगा वो वहाँ पे। तो अब उसके बाद क्या होगा दोस्तों, और यहाँ पर जो है ये 4 वोल्ट के तुम वोल्टेज निकाल दो, 4/3 वोल्ट आएगा, यहाँ 8/3 वोल्ट आ जाएगा इसके अक्रॉस, इसके 8/3 आ जाएगा। वोल्टेज डिवीजन लॉ लगाया है सीधा मैंने, या 4/3 आया है दोस्तों। अब उसके बाद क्या होगा दोस्तों कि हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो है यहाँ पर अब क्या है, सडन करंट है, तो अब क्या है, ये वाली जो चीज है, जब ये सडन करंट होंगे तो जैसे मैं इसको बंद करूंगा तो क्या होगा, ये जो मेरे वोल्टेज है, मतलब ये यहाँ पे जो है, ये जो है इस वाली केस में
इसमें करंट फ्लो होगा, I2 है यहाँ पर गिवन, मेरे को क्वेश्चन दिखाता हूँ आप लोगों को। ये जो मेरा I2 है ना, तो इसके अंदर 4/3 वोल्ट हो गया। तो जब मेरा I2 करंट फ्लो होगा तो ये कितने 4/3 वोल्ट इजकल टू 4I के बराबर हो जाएगा, है ना। 4I के बराबर जब उसमें निकालोगे इसको V इजकल टू I, मतलब सिंपल यहाँ पे वोल्टेज कितना 4/3 है ना। अब वो जो है इसको जब चेंज करोगे तो उसके बाद जो है करंट की वैल्यू आ जाएगी मेरी यहाँ पर 1/3 आ जाएगी मेरी, है ना। तो I1 की तो मेरी वैल्यू जस्ट वो आ रही है बाद में भी और तुरंत भी, है ना। और फिर उसके बाद क्या हो रहा है, जो ये I2 की वैल्यू है पहले तो मेरी क्या आ रही थी यहाँ पे 0 थी, लेकिन जैसे मैंने शॉर्ट उसको वो किया, इसको की को मैंने ऑफ ऑन किया तो ये क्या हो जाएगा मेरा, तुरंत इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/3। लेकिन दोस्तों जैसे ये मैं सडन चेंज आया है दोस्तों, यहाँ पे I3 में क्या है, ये क्या है खुद एक करंट 1 वोल्ट का 1 एम्पियर का करंट सोर्स बन जाएगा, है ना। और 1 वोल्ट का करंट सोर्स बनने के बाद दोस्तों क्या होगा, जितना भी ये 1/2/3 तो इधर से आ रहा होगा, 1/3 इधर से आ रहा होगा, और टोटल बना के यहाँ पे 1 एम्पियर निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो ये करंट है I3, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा आपका इस वाले केस में, है ना। ये सडन करंट है, ये आपका I3 यहाँ पे 0 हो जाएगा इस वाले केस में। क्यों 0 हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है खुद एक 1 एम्पियर का सोर्स बन जाएगा, क्योंकि सडन चेंज अलाउड नहीं करता है, ये 1 एम्पियर का सोर्स खुद बनेगा, है ना। तो ये क्या है करंट को अलाउड नहीं करेगा। तो जो करंट यहाँ से 1/3 आ रहा है यहाँ इधर जाएगा ही नहीं, वो सीधा इधर से होता हुआ इसमें होता हुआ सीधा इधर 1 वोल्ट इधर आ जाएगा, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन, ये इसका ए आंसर है ना। तो अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 दोस्तों, आप लोगों को ये दिया है सिंपली यार इसको के मैप से सॉल्व करना था, आप लोग सिंपली के मैप से सॉल्व कर लीजिएगा। ये मैंने के मैप बना दिया है, इसमें वैल्यूज रख दी है मैंने सीधी सीधी। प्रैक्टिस करना सीखिए आप थोड़ा सा, और प्रैक्टिस करके क्या है ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों की वैसे लिखा है, मैं सीधा इसको 4 डब्बे बनाता हूँ, उसमें डाल देता हूँ वैल्यूज, और फिर सीधे पेयरिंग या क्वाड या ऑक्ट जो भी बनता है उसे बना के आंसर निकाल देता हूँ। तो आंसर विल बी 1 यहाँ पर, है ना। वेल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 दोस्तों, आप लोगों को ये दिया हुआ है ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, आपको बताया ये स्टेबल है, आप बताइए के ए अल्फा और के की वैल्यू बताइए दोस्तों। देखो पहले मैं ना उसकी थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक बता दूं। एग्जाम में मैंने बताया कि यार मतलब टाइम बहुत कम है, आप लोगों को 1 मिनट का क्वेश्चन पढ़ना भी है, समझना भी है, सॉल्व भी करना है, और फिर उसके बाद बबलिंग भी करनी है यार, वो 1 ही मिनट में करनी है दोस्तों। आप समझने की कोशिश करो। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है ना इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ठीक है, वेल नहीं तो मैं बता देता हूँ, इसे सीख लेते हैं आज। कि यहाँ के जो है ना ये जो होता है, मान लो इसके साथ ए है ये, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा थर्ड ऑर्डर में अप्लाई होती है बस ये, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा यानी S3 का और ये लास्ट वाले का, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा ना इट शुड बी, और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा स्टेबल होने के लिए बराबर होना चाहिए। मतलब अल्फा के शुड बी ग्रेटर देन ये 1 into 3 है ना, सॉरी। तो दिस इज ऑल अबाउट ये अल्फा के शुड बी ग्रेटर देन 3 into 1। अब क्या होगा, इसको जो सॉल्व करोगे तो अल्फा मेरा क्या होना चाहिए, अल्फा के शुड बी ग्रेटर देन, या सॉरी अल्फा के, अब 3 की 1 है तो अल्फा के की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए। अल्फा ग्रेटर देन 0 सब में दिया ही है यहाँ पे क्वेश्चन में, है ना। तो यहाँ तो इसमें चेक नहीं करना था, बस इसमें चेक करना था मुझे। तो ये क्या हो जाएगा मेरा बी ऑप्शन हो जाएगा। अब तो ये तो वो थी शॉर्ट ट्रिक मेथड वाली जो अब मैंने माइंडली कैलकुलेट कर लिया। अभी मैंने अब RH क्राइटेरिया में देख लेते हैं। सिंपली RH बनाओगे तो ये इसकी इक्वेशन बनेगी S3 S2 S1 S0। तो यहाँ पे अल्फा के माइनस 3 के अपॉन अल्फा 0, है ना, और फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो के शुड बी ग्रेटर देन आप लोगों का दोस्तों ये जो के शुड बी ग्रेटर देन के अल्फा शुड बी ग्रेटर देन 3, और ये तो के तो आपका 0 से बड़ा होना ही चाहिए, यहाँ पे अल्फा बड़ा होना चाहिए 0 से, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 77 बी आंसर होगा इसका, है ना। उसके बाद 78 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 78 में यार एक आप लोगों को नाइक्विस्ट प्लॉट बनाया है और आपसे पूछा है कि मतलब इसका बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। हालांकि देखो इसके ना सब लोग अलग अलग शॉर्ट ट्रिक है, मैं देखो आप लोगों को इसकी 2 शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, उन दोनों को देख लेना, है ना। आपको जो फिट लगता है वो आप लगाइए दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं कि ये जो है क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों। इसको क्या है, मेरी जो अप्रोच है, मेरी खुद की अप्रोच जो है, जो मैं कैसे करता हूँ, मैं आप लोगों को आज बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ अपनी चीज। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसका ये मेरा GS फंक्शन है, इसका मैग्नीट्यूड मैंने निकाल लिया, मैंने इसका एंगल निकाल लिया, मेरा ये एंगल होगा, है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, मैं ओमेगा इक्वल टू 0 रखूंगा तो मेरा मैग्नीट्यूड चेक कर लूंगा कितना आ रहा है। यहाँ पे ओमेगा 0 रखूंगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा ओमेगा। यहाँ पर मैं जो है इन्फिनिटी रखूंगा तो ये मेरा 0 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड लूप ये आ गया मेरा। एंगल जब मैं चेक करूंगा ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी रखूंगा यहाँ पे तो इन्फिनिटी हो जाएगा माइनस, ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, है ना। ये जो है इन्फिनिटी
ये क्या है, ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 10 रेज टू की पावर 10 रेज टू की पावर माइनस माइनस इन्फिनिटी आएगा दोस्तों। एक्चुअली ये हो जाएगा पाई माइनस 90, है ना। और पाई क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव में आ रहा है ना, जो अगर 10 इन नेगेटिव कुछ नंबर हो तो वो होता है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है दोस्तों। तो अगर मतलब 10 माइनस थीटा है ना ब्रैकेट में, तो ये होता है पाई माइनस और 10 थीटा, है ना। तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, तो पाई माइनस 10 इन्फिनिटी। 10 इन्फिनिटी क्या है यहाँ पर दोस्तों, वेल दोस्त इसकी जो है यहाँ पर वैल्यू करोगे तो ये आ जाएगा आप लोगों का स्टार्टिंग एंगल 90 190 माइनस 180 क्लॉकवाइज। ओके, ये दोस्तों इसका स्टार्टिंग एंगल निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 180 माइनस 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 90 माइनस 10 इन्फिनिटी 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 90, सॉरी इन्फिनिटी 90 हो जाएगा दोस्तों, सॉरी रियली सॉरी दोस्तों। तो दिस इज इन्फिनिटी, तो दिस इज इन्फिनिटी एंड वेल आफ्टर दैट यहाँ पे स्टार्टिंग एंगल माइनस एंडिंग एंगल कर लीजिएगा। पॉजिटिव आता है तो क्लॉकवाइज लीजिएगा, नेगेटिव आता है तो एंटी क्लॉकवाइज लीजिएगा। मतलब -90 से मेरा शुरू हो रहा है और एंडिंग का हो रही है 180 पे हो रही है ना। और अगर ये इसके एंगल चेक कर लीजिएगा, पॉजिटिव आ रहा है तो क्लॉकवाइज, अदरवाइज एंटी क्लॉकवाइज लीजिएगा, है ना। तो ये जो है यहाँ पर, फिर उसके बाद ये पोलर प्लॉट का बताया दोस्तों मैंने, तो पोलर प्लॉट से आप वो बना लोगे। कुछ लोग शॉर्ट ट्रिक क्या अप्लाई करते हैं कि यहाँ पर जो है ये जो है इसको टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, यहाँ पर ये ऑर्डर 1 है, ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 3 है, ऑर्डर 4 है दोस्तों इसको अप्लाई तो कर देते हो, लेकिन यार हर जुगाड़ का ना कुछ अपने लिमिटेशन होती है, तो इस जुगाड़ का भी कुछ लिमिटेशन है यहाँ पर। नहीं याद रखो इस वाले जुगाड़ में, मतलब इसमें क्या है, एक तो कोई भी जीरो नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर देखो ट्रांसफर फंक्शन मेरा कहाँ क्या था, जो मेरा ट्रांसफर फंक्शन था कहाँ गया मेरा, ये जो ट्रांसफर फंक्शन था इसमें कोई भी जीरो नहीं है ना। और दूसरा क्या है, ये नॉन मिनिमम सिस्टम होना चाहिए, यानी कोई भी राइट साइड में जीरो इसकी लाइन नहीं होनी चाहिए। तो आंसर इल बी, तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा दोस्तों, है ना। एक बार चेक कर लीजिएगा 180 आ रहा होगा इसका फाइनल एंगल। वेल नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 79 इन विच गिवन दैट आपको आई डायग्राम के बारे में पूछा गया है, आई डायग्राम के बारे में कुछ पूछा गया है, बताया गया है। तो चलो एक बार ना आई डायग्राम के बारे में हम लोग देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। देखो आई डायग्राम को ध्यान से सुनना है, मॉड्यूलेशन स्कीम को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है, क्लॉक जिटर के लिए भी यूज किया जाता है ना, मतलब आइडियल लोकेशन से कितना डाइवेट हो रही है क्लॉक पल्स उसके लिए यूज किया जाता है, सिग्नल टू नॉइस रेशियो फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। तो मैंने सोचा दोस्तों क्यों ना हम लोग जो है ना यहाँ पर इसके अंदर जो है कि ये यार यहाँ पे ये जो लाइन है ना, ये इसको पूरा सीधा खींचना, और एक लाइन ऐसे आ रही होगी यहाँ पे, एक ये लाइन ऐसे जा रही होगी, हाँ देखिए हो गया। तो दोस्तों ये जो है यहाँ पर जो है ये मेरा अब इसका आई डायग्राम है। चलो हम लोग ना जल्दी से आई डायग्राम का रिवीजन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं आई डायग्राम क्या है। दोस्तों आई डायग्राम ये इस तरह का सिग्नल का बनता है। ये देखो यहाँ पर एक ये रेंज है, एक ये रेंज है, और जो है ये है। तो ये देखो ये जो रेंज होती है ये बताती है मेरा कितना अमाउंट में जो है डिस्टॉर्शन हुआ है ना। ये सिग्नल टू नॉइस रेशियो में वो होता है। और दोस्तों ये वाली जो वैल्यू है, मतलब ये यहाँ से और यहाँ तक के बीच की जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो जिटर को फाइंड आउट करने में यूज किया जाता है, आइडियल से कितना डेविएशन हुआ है दोस्तों। अब उसके बाद जो है दोस्तों ये वाली जो मीन पोजीशन, जो भी हमने टाइम जोन जीरो क्रॉसिंग बनाई है, ये मान लो ये हमने रेफरेंस रखते हैं यहाँ से जीरो से लेके यहाँ तक की जो है, इसे बोलते हैं सिग्नल टू नॉइस रेशियो एट सैम्पलिंग रेट पे। मतलब सिग्नल टू नॉइस रेशियो यहाँ पे कितना है, ये जो स्लोप जा रहा है दोस्तों, ये जो स्लोप है, ये मतलब ये जो स्लोप्स हैं, ये जो स्लोप इंडिकेट करते हैं, ये पता है टाइमिंग एरर को बताते हैं। और कोशिश किया जाता है स्लोप कम से कम हो, है ना। जितना कम होगा उतना ही हमारा क्या होगा, बेटर परफॉर्मेंस रहेगी। उसके बाद क्या है, यहाँ से यहाँ तक की जो चीज़ है, ये बेस्ट टाइम होता है सैम्पलिंग के लिए दोस्तों। तो मतलब ये जो जितना आँख ये ना, ये वाली जो आई है, ये आँख जो है, आँख टाइप में आई जो है, ये जितना ज़्यादा होगी ना, जितना ब्रॉड होगा ना, जितना ओपन पार्ट होगा समझ लो, उतनी बेस्ट सिग्नल टू नॉइस रेशियो आपको मिलने वाला है, और उतना ही हमें ज़्यादा रीजन मिलेगा सैम्पलिंग करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे हमें सैम्पलिंग करनी है, तो ये बहुत काम की चीज़ है आई डायग्राम। तो इसका मैंने आपको जल्दी से एक छोटा सा रिवीजन करा दिया कि आई डायग्राम है क्या, और इसके फायदे नुकसान सारे बता दिए हैं, है ना। तो ये क्लॉक जिटर के लिए, सिग्नल टू नॉइस मॉड्यूलेशन स्कीम फाइंड आउट करने के लिए भी यूज होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, इसमें ऑल द ऑफ द अबव आएगा दोस्तों। सिग्नल फ्लो ग्राफ आप लोगों को दिया हुआ है, सिंपल सा है दोस्तों। यहाँ पर एक्स ये वाली है, x2 पे देखो यहाँ पे x1 आ रहा है, प्लस यहाँ पे ये आ रहा है। इसकी इक्वेशंस बना लो आप लोग, जैसे मान लो x2 पॉइंट पे देखना है तो a1 x1 प्लस x3 a9, है ना। ऐसे x3 पे निकालो,
ये वाला x2a2 और x4a8 है ना, ऐसे इस पॉइंट पे निकालो, ऐसे करके सबकी इक्वेशन बना लो दोस्तों, मैंने बनाई हुई है। ये देखो इसकी सारी इक्वेशंस बना लोगे, फिर उस इक्वेशंस को मैच कर लेना है जो इसने ऑप्शंस में दिए हैं। भैया इसने अपने आप बना के दे दिए हैं, बोल रहा है कौन सी सही है। इसमें जो मेरी 4 वाली है ना, इसमें इन्होंने लूप को कंसीडर नहीं किया है, ये 7 को नहीं लिया है ना, तो इसकी वजह से 3 वाला ऑप्शन नहीं रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 1 2 4 हो जाएंगे इसमें। बाकी जब तीनों बनाओगे ना इक्वेशंस, यहाँ पर है, पॉज करना वीडियो और देख लेना इक्वेशंस को, और वो जो है यहाँ पर आप लोग जो है ये जो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन पेपर ऑफ ISRO 2016 क्वेश्चन पेपर इन विच वी हैव डिस्कस्ड ऑल 1 to 80 क्वेश्चंस। Still I have some doubts. One of my friends sent question number 15 that sir the method you have followed is quite you can say that method is not appropriate. Sir, give me a proper explanation. So I have decided that I have to decide once again. At that time, I don't know much more about the baseband theorem. So now we have I have prepared the solution for question number 15. एक बार आप लोगों के लिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 खोल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 कहाँ पर है हमारा, वेल ये क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है ये मेरा। आप क्वेश्चन नंबर 15 में देखो 10.7 मेगा हर्ट्ज दी हुई 10.7 मेगा हर्ट्ज IF फ्रीक्वेंसी दी हुई है मेरे को। अब इसको इन्होंने बोला है कि क्या है, बैंडविड्थ आपको 20 किलो हर्ट्ज दी है ना, अब उसको उठा के लाना है। अब दोस्तों 200 किलो हर्ट्ज है, ये मेरी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है, मतलब बैंडविड्थ का मतलब आप समझते ही हो, ये 20 इधर होगा, मतलब 10.7 माइनस है ना, 10.7 माइनस 200 और इधर मतलब 100, सॉरी एक मेरा सिग्नल बना लो, ये एक सिग्नल बना लिया, अपर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी है ना, ये मेरी बैंडविड्थ है। तो 100 मान लो कि मतलब मेन पोजीशन से है, तो ये हो जाएगी, ये सिग्नल इधर से वो 10.6 से रहेगा है ना, और इधर रहेगा 10.8 तक रहेगा। तो दोस्तों चलिए एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। बैसबैंड सैम्पलिंग थ्योरम में ये लोअर फ्रीक्वेंसी है, अपर फ्रीक्वेंसी है। अब मैं लोअर फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब मेरे को मेन पोजीशन 10.7 दी हुई है ना, तो इधर वाली कितनी हुई 10.6 हो जाएगी लोअर फ्रीक्वेंसी, और हायर फ्रीक्वेंसी 10.8 हो जाएगी। जिससे वो बेसबैंड थ्योरम बोलती है ओमेगा सैम्पलिंग थ्योरम शुड बी ग्रेटर देन 2FU ओवर K। एक्चुअली फ्रेंड एट दैट टाइम आई हैव नॉट कंसीडर्ड अबाउट K, मुझे पता ही नहीं था एक्चुअली उस टाइम तक, तो मैंने इसलिए सिंपली इसको 2FU से मान लिया। चलिए एक बार देख ले रहे हैं। FU क्या है, यहाँ पर दोस्तों अपर फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर 10.8 मेगा हर्ट्ज है, और ये क्या है FU माइनस FL, यानी ये बेसिकली बेस बैंड है। K की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं ये देख रहे हैं हम लोग, है ना। तो फ्रेंड्स प्लीज 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 कंसीडर दैट कि ये जो है 10.8 मेगा हर्ट्ज है, इसको डिवाइडेड बाय 200 है, तो इसको आप जब आप सॉल्व करो किलो हर्ट्ज में कन्वर्ट करके सॉल्व करोगे तो आंसर विल बी 54। नाउ यू शुड हैव टू रिमेंबर दैट, पुट दैट वैल्यू इन दैट इक्वेशन, WS शुड बी ग्रेटर देन 2FU ओवर K। तो दिस इज 2 into 10⁸ किलो हर्ट्ज डिवाइडेड बाय 54, इसको करोगे सॉल्व करके दिस इज 400 किलो हर्ट्ज आ जाएगा आपका आंसर। तो दिस इज द बेस्ट अप्रोप्रिएट मेथड विच इज सिंपली कंक्लूडेड फ्रॉम ऑफ द बेस पास सैम्पलिंग थ्योरम। वेल दोस्तों थैंक यू सो मच, मैंने सारा आपको क्वेश्चन 2016 का करा दिया है। सून आई विल स्टार्ट विद क्वेश्चन पेपर ऑफ 2015। एंड फ्रेंड्स वन मोर थिंग, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं, अगर मेरी चीजें अच्छी लग रही हैं, कुछ शॉर्टकट देखो लंबी चौड़ी फेंक नहीं सकता हूं मैं, मेरे को सीधी और सही बात बोलना आता है। तो फ्रेंड्स आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको मेरा पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, दोस्त अपने जूनियर्स को शेयर कीजिए, है ना। ये मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि जिन लोगों को गाइडेंस नहीं मिलता है प्लीज उन्हें कुछ हेल्प मिल जाए, उन लोगों को पता चले कि कंपटीशन का लेवल होता क्यों है। क्योंकि जिस तरह हम लोगों को स्ट्रगल करना पड़ा है, हमें कोई गाइडेंस नहीं देने वाला था, तो मैं सोचता हूँ काश अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती है लोगों को समझाने के लिए, तो मैं अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट दूं। वेल दोस्तों रिमेंबर दैट, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि इसलिए नहीं कि मैं आपसे ज्यादा समझदार हूं, मैं आपको इसलिए ये सारी चीजें बता रहा हूं क्योंकि मैंने आपसे ज्यादा गलतियां की हैं, है ना। और अच्छा इंसान वही होता है जो दूसरों की गलतियों से सबक लेता है। आप लोगों के पास टाइम है, मेरा जो टाइम वेस्ट हुआ है, मेरे एक्सपीरियंस को मानिए और प्लीज अपनी उन गलतियों को एलिमिनेट कीजिए, जिसकी वजह से आप लोगों को फिर बाद में पता चले कि यार अपने सबसे इंपॉर्टेंट, लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज हेल्थ, टाइम, मनी, ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन टाइम टू टाइम प्रायोरिटी चेंज होती है, तो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम करेंसी बन जाती है कभी कभी जाके। तो इस चीज का दोस्तों आपको ध्यान रखना है ना।
तो प्लीज़ उसे शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ। कोई गलती होगी हो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में जाइएगा, आप मुझे लिख दीजिएगा। और आपके फीडबैक और सजेशन ऑलमोस्ट वेलकम है, हमेशा वेलकम है। मैंने कोशिश किया है एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें मिल सकें। तो थैंक यू सो मच दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल और रेगुलरली अपडेट लीजिए। बेल जरूर क्लिक कर दीजिएगा सब्सक्रिप्शन के पास जो होती है, ताकि आपको मेरी हर अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मेल पे आती रहे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय, टेक केयर।